काली और गोरी बहू की डोली। गिरधर डबडबाई आंखों से शादी के मंडप में दुल्हन बनी बैठी अपनी बेटी को देख रहा होता है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज मुझ गरीब बाप के आंगन से मेरी बेटी की डोली उठने जा रही है। तभी लड़के का पिता लालचंद उससे कहता है, गिरधर, तुमने अभी तक दहेज के रुपए नहीं दिए। तुम्हें शर्त याद है ना, जब तक तुम दहेज के रुपए नहीं निकालते ये शादी नहीं होगी। ये सुनकर गरीब गिरधर अपनी पगड़ी उतारकर लालचंद के पैरों में रख देता है। लालचंद जी, बड़ी मुश्किल से मुझे गरीब के आंगन में मंडप गड़ा है, मगर दहेज का इंतजाम नहीं हो सका। अगर दहेज देने की औकात नहीं थी तो बारात क्यों मंगवाई? मैं ये शादी तोड़ता हूँ। चल रमेश, मैंने तो दहेज के कारण ही तेरी काली कलूटी बेटी को अपनी बहू बनाने का मन बनाया था, वरना ऐसी कोयले खदान को मैं अपने घर की नौकरानी भी न बनाऊं। ये बोलकर लालची लालचंद जमीन पर रखी पगड़ी को लात मारकर बारात लेकर लौट जाता है। वहीं लोग भी तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। हे राम, जाने ये अभागिन किसकी किस्मत में लिखी है। अब तक तो रिश्ते वाले इसे देखकर ठुकरा जाते थे, मगर इस बार तो भरे मंडप में इसे छोड़कर चले गए हैं। चलो रे भाई लोग, बारात तो लौट गई, अब हमारा यहाँ क्या काम? डोली तो इसकी उठेगी नहीं। अरे अपने पिता को माफ कर दे संगीता। नहीं बाबूजी, इसमें आपकी गलती नहीं। शायद आपकी संगीता की किस्मत में शादी लिखी ही नहीं। मैं हूं ही बदसूरत काली कलूटी, मेरी डोली कभी नहीं उठेगी ना। मैं किसी के घर की बहू बनूंगी। धीरे धीरे संगीता अपने उस दर्द को भूल जाती है। एक दिन जब वह पूजा के लिए मंदिर जाती है तो अर्जुन संगीता की सादगी को देखकर अपना दिल दे बैठता है। अर्जुन एक बहुत ही अमीर परिवार से होता है। अब पंडित जी, आप तो जानते ही हैं, मेरे दोनों बेटे लाखों में एक हैं, इसीलिए मेरे बेटों के लिए गोरी और सुंदर बहू ढूंढिए। ये देखिए निरंजना जी, इसका नाम परी है, बड़ी ही अमीर घर से है। मुझे अपने रोहन के लिए परी पसंद है, ऐसा ही रिश्ता अर्जुन के लिए भी देखिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, क्योंकि मैंने आपकी बहू ढूंढ ली है। बहू ढूंढ ली? क्या नाम है उसका, घर खानदान क्या है? अर्जुन अपनी माँ को संगीता की तस्वीर दिखाता है। संगीता का काला रंग देखकर निरंजन शादी के लिए मना कर देती है। अर्जुन, तूने सोचा भी कैसे कि एक गरीब और काली बदसूरत लड़की हमारे घर की बहू बन सकती है? माँ, मैंने संगीता को मन से अपनी पत्नी मान लिया है और मैं शादी भी उसी से करूंगा। बेटे के आगे हार कर निरंजना रिश्ता लेकर गिरधर के घर आती है और रोहन की शादी अमीर गोरी परी से पक्की कर देती है। जहां एक तरफ परी 1 महीने पहले से ही हर दिन हजारों रुपया लगाकर पार्लर में महंगा महंगा फेशियल मसाज कराती है, तो वहीं संगीता चूल्हे का धुआं झेलकर खाना बनाती। बेटिया, कुछ दिनों में तेरी शादी होने वाली है, तू चूल्हा चौका मत कर। देख, राख से बर्तन मांज कर तेरे हाथ कितने काले पड़ गए हैं। तू अब खुद पर ध्यान दे, उपटन लगा ताकि तेरा रंग निखरे। इस पर गरीब संगीता आंसू भरी आंखों से अपने पिता से कहती है, तो आप ही अपनी बिटिया को शादी की हल्दी लगा दीजिए ना बाबूजी। गिरधर रोते हुए अपनी काली बेटी को हल्दी लगाता है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। जहां गिरधर एक दिन के लिए किसी का रिक्शा उधार मांग कर लाता है, वहीं परी के पिता विदाई के लिए सोने चांदी से डोली बनवाते हैं। गिरधर अपनी बेटी के साथ शादी के बैंक्वेट में आता है, जहां परी महंगे से लहंगा पहने शादी के मंडप में बैठी होती है। वहीं संगीता अपनी शादी में अपनी माँ की फीकी पुरानी साड़ी पहन कर आती है। ये देखकर परी अपनी सास को भड़काते हुए कहती है, ओह गॉड सासू माँ, अच्छे खासे खानदान से होकर भी आप ये किन गरीबों से रिश्ता जोड़ने जा रही हैं? जरा देखिए तो कितनी सस्ती सी साड़ी पहनी है इसने अपनी शादी पर, और जरा विदाई की डोली तो देखिए, हाउ मीन, आजकल के मॉडर्न जमाने में ऐसे रिक्शे में विदाई। गोरी बहू के भड़कावे में आके निरंजना संगीता के गरीब पिता को अकेले में ले जाके बहुत सुनाती है। ये सब क्या है गिरधर जी? क्या हुआ समधन जी, मुझ गरीब से कोई गलती हुई है क्या? अरे गलती तो हमसे हुई है, तुम जैसे गरीबों से रिश्ता जोड़कर। अरे आजकल तो गरीब से गरीब भिखारी भी अपनी बेटी की शादी अच्छे से करता है, और तुम्हारे पास अपनी बेटी की विदाई के लिए एक डोली खरीदने की भी औकात नहीं थी। आंखें फाड़ कर देखिए, मेरी परी बहू के पिता ने उसकी विदाई के लिए चांदी और सोने की डोली बनवाई है। समधन जी, मुझ गरीब की और उनकी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है, ये भी तो देखिए। थोड़ी देर में शादी हो जाती है।
दोनों अमीर गरीब काली गोरी बहू की विदाई होती है। जहाँ गोरी बहू चांदी और सोने की महंगी डोली में बैठकर ससुराल जाती है, तो वहीं काली बहू डोली की जगह रिक्शा में बैठकर ससुराल आती है। गिरधर सारे रास्ते रिक्शा खींचकर उसे ससुराल लाता है, जहाँ निरंजना सिर्फ अपनी गोरी बहू का ही गृह प्रवेश करती है। आओ मेरी प्यारी परी बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। अपने गोरे गोरे पैरों से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी मम्मी जी। निरंजना को इस तरह से अपनी काली बहू के साथ फर्क करते कौशल्या और सुमित्रा देखकर कहती हैं, अरे निरंजना, तूने संगीता बहू का गृह प्रवेश तो किया ही नहीं। अरे इस काली कलूटी बैंगन लूटी का क्या गृह प्रवेश करना, मैं तो इस शादी से खुशी नहीं हूँ। ये तो मेरे बेटे की पसंद है, ना जाने मेरे बेटे ने कोयला खदान में ऐसा भी क्या देख लिया। चलो तुम सब अंदर आओ, बाकी की रस्म शुरू करते हैं। इसके बाद दोनों काली और गोरी बहू की मुंह दिखाई शुरू होती है। निरंजना अपनी गोरी बहू को मुंह दिखाई के नेग में 9 लखा हार देती है। ये लो परी, ये 9 लखा हार तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे गोरे सुंदर गले में 1 नंबर का लगेगा। थैंक यू सो मच सासू माँ। माँ जी, मेरी मुंह दिखाई का नेग? हाँ दे रही हूँ तुझे भी। मेरी काली बहू क्यों जल रही है मेरी गोरी बहू से? ये बोलकर निरंजना अपनी काली बहू के हाथ में एक अठन्नी देते हुए कहती है, ये ले मेरी काली बहू, तेरा नेक अठन्नी। ये अठन्नी कहीं भी किसी भी दुकान पर नहीं चलती, बिल्कुल तेरे काले चेहरे की तरह। सासू माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और बैठा नहीं जाएगा, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। अब परी बहू, अभी एक आखिरी रस्म बाकी है, तुम्हें बस सभी के पाँव धोने हैं। पैर धोने की रस्म सुनकर निरंजना की गोरी घमंडी बहू परी चिढ़कर उसे सुनाने लगती है, मैं और इन सभी के गंदे पैर धोऊं? सासू माँ, आप होश में तो हैं? कहीं आप पागल वागल तो नहीं हो गई? मेरे मायके में मैं ऐशो आराम में पली हूँ, मैंने खुद से एक गिलास पानी भी नहीं पिया। मेरे डैडी ने मुझे रानियों की तरह रखा था। देखा नहीं था आपने मेरी शादी की डोली उन्होंने सोने और चांदी से बनवाई थी। अगर तूने ये रस्म नहीं की तो ये रस्म टूट जाएगी परी बहू। टूटती है तो टूट जाए, मैंने इसका ठेका थोड़ी ही लिया है। फाड़ में गई आप और आपकी ये 2 कौड़ी की रस्म। माँ जी, मैं करूंगी ये रस्म, मैं इस घर की रस्म को टूटने नहीं दूंगी। काली बहू एक एक करके परात में रखकर सभी के पैर धोती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। संगीता में अच्छी बहू के गुण देखकर कौशल्या कहती है, बहू हो तो ऐसी, देख लिया निरंजना, तो कुछ देर पहले तो अपनी जिस गोरी और अमीर बहू की खूबसूरती की तारीफें करते नहीं थक रही थी, उसने एक रस्म के लिए तेरी वो गोरी घमंडी बहू तो चलने तक को तैयार हो गई। अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोल ले निरंजना और देख अपनी बहू को। तेरी संगीता बहू हीरा है, हीरा, समझी? और रही बात डोली की, तो अगर तू एक बेटी की माँ होती ना, तब तू जानती है गरीब बाप के घर से उसकी बेटी की डोली कितनी मुश्किलों से उठती है। कौशल्या के समझाने पर निरंजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी गरीब काली बहू से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लेती है। संगीता बहू, मुझे अपनी सास को माफ कर दे। जाने अनजाने में मैं दौलत शोहरत में अंधी होकर तेरे पिता को ना जाने क्या क्या कह गई और तुझे काले रंग के लिए भी कितना कोसा, मगर मैं भूल गई थी कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं। नहीं माँ जी, भगवान के लिए मुझसे माफी मत मांगिए। मैंने अपनी माँ को तो कभी नहीं देखा, मगर सास के रूप में सालों बाद मुझे आपके रूप में माँ मिली है। अपनी गरीब काली बहू के दिल में अपने लिए इतनी इज्जत देखकर निरंजना उसे गले से लगा लेती है। वहीं गोरी बहू परी अपने एक घमंड के कारण पल भर में ही अपनी सास के मन से अपनी अहमियत को खो देती है। ये क्या कोमल, तू आज भी टेस्ट में फेल हो गई? लगातार तू सारे एग्जाम में फेल हुई है। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, मुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो कुछ बनेगी कैसे? जिंदगी में बेटा पढ़ाई लिखाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नहीं माँ, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, आप मेरा स्कूल से नाम कटवा दो। मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या सारी जिंदगी गंवा रहेगी? अपनी दोनों बहनों को देख, पढ़ने लिखने में कितनी अच्छी हैं, सारी चीजों की उन्हें कितनी अच्छी नॉलेज है। इस पर गुस्सा करने से क्या होगा? छोड़ो, अगर ये पढ़ना नहीं चाहती तो हम भी पैसे बर्बाद नहीं करेंगे। आज के बाद इसे घर के कामों में लगाओ।
पिता राजीव के मुंह से ये बात सुनकर कोमल बहुत खुश होती है। उसके बाद कोमल पढ़ाई लिखाई छोड़कर कामों में लग जाती है और ऐसे ही कोमल और उसकी दोनों बहनें अंजलि और प्रिया तीनों बड़ी हो जाती हैं। जहां एक तरफ अंजलि प्रिया कॉलेज जाकर अच्छे से पढ़ाई करती, वहीं कोमल घर में रहकर घर के सारे काम, खाना बनाना, साफ सफाई और गोबर के उपले बना दी। ये करते करते समय बीतता है और तीनों बहनों की उम्र शादी के लायक हो जाती है। क्या हुआ जी, आज भी कोमल के लिए कहीं रिश्ता नहीं मिला? मैं तो परेशान हो चुका हूं इसके रिश्ते के लिए, ना सुनते सुनते। अगर ये रिश्ता भी नहीं हुआ तो इसका तो भगवान ही मालिक है। दिन बीतते हैं और कोमल को देखने के लिए रिश्ते वाले घर आते हैं। मुझे तो कोमल पसंद है, आप क्या कहते हो भैया? मुझे भी पसंद है। मुझे एक सीधी सादी लड़की चाहिए थी जो कोमल है। अपनी बेटी का रिश्ता पक्का होता देख कुंती और राजीव दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जहां एक तरफ कोमल की शादी की तैयारी चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ अंजलि और प्रिया की भी शादी की तैयारी चल रही होती है। कोमल, कुछ दिनों में हम तीनों की शादी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ चीजों को अच्छे से जान जाओ, वरना तुम्हें ससुराल में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे वॉशिंग मिक्सचर, इन चीजों की नॉलेज होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, वरना ससुराल में तुम्हें इन चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो। चलो, हल्दी की रस्म है, माँ कब से हमें बुला रही हैं। कोमल अपनी दोनों बहनों को नीचे ले जाती है। कुछ दिनों में तीनों बहनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। जहां एक तरफ अंजलि और प्रिया अपने ससुराल में खुशी खुशी बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से रहते हैं और उन्हें सभी चीजों की नॉलेज भी होती है, जिससे उन्हें रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ शादी के अगले दिन कोमल जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो ये क्या, यहाँ तो फव्वारा है, इससे कैसे नहाते? मुझे तो बाल्टी और मग्गे से नहाने की आदत है, और इनका बाथरूम भी कितना अजीब है। चलो, मैं कहीं और जाकर नहाती हूँ। कोमल बाल्टी और मग उठाती है और जाकर आंगन में नहाने के लिए बैठ जाती है कि तभी वहां कोमल की नंद पूजा आ जाती है। अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हो इस बाल्टी और मग के साथ? अब मैं तो नहाने जा रही थी। आपको पता है, मैं अपने घर पर अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे ही नहाती थी। खुले में नहाने का मजा ही अलग है। भाभी, आप पागल तो नहीं हो गई हो? आंगन में नहाने की बात कर रही हो? ये कोई गांव नहीं है बल्कि शहर है। आपको इतनी भी समझ नहीं है। यहाँ पर सब लोग बाथरूम में नहाते हैं, ना कि आंगन में। इतना कहकर पूजा कोमल को उसके बाथरूम ले जाती है। भाभी, ये बाथरूम है, आज के बाद आप इसी में नहाना, ना कि आंगन में। अगर किसी ने देख लिया तो हमारे घर की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इतना कहकर पूजा वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद कोमल नहा धोकर जल्दी से तैयार होकर आती है और अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। अरे बाप रे बाप, ये कैसा चूल्हा है? मैंने तो आज से पहले ऐसे चूल्हे पर कभी खाना नहीं बनाया। अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाऊं? कोमल इतना सोच ही रही होती कि तभी कोमल को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने घर की छत पर जाती है, जहां उसे कुछ ईंट मिलती है। कोमल जल्दी से वहां से कुछ ईंट को उठाती है और अपने आंगन में ईंट का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाने लगती है। चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से धुआं घर में जाने लगता है, जिससे पूजा को खांसी होने लगती है। और पूजा जैसे ही बाहर आती है, देखती है कि उसकी भाभी चूल्हे पर खाना बना रही है। ये सब देखकर पूजा कोमल से चिल्लाते हुए कहती है, भाभी, ये आप क्या कर रही हो? चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हो? घर में हमने इतना महंगा इंडक्शन है, उसके बाद भी आप चूल्हे पर खाना बना रही हो? मुझे उस पर खाना बनाना नहीं आता है। मैंने तो बचपन से लेकर अभी तक चूल्हे पर ही खाना बनाया है। पता नहीं कहां से ये गंवार को उठा लाए हैं हम। अगर मुझे पता होता आप इतनी गंवार निकलोगी तो मैं कभी भी भाई को आपसे शादी करने ही नहीं देती। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ करा। अपनी नंद की ऐसी बातें सुन कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ कोमल की गंवार वाली हरकतें भी बढ़ने लगती हैं, जिससे कि उसका पति रंजीत और पूजा को काफी परेशानी होती है। अरे, ये मेरा लैपटॉप है, ना कि तुम्हारा कोई कपड़ा जो तुमने इसे धो दिया। मैंने तुम्हें इस कपड़े से साफ करने के लिए कहा था ना, और ना कि धोने के लिए। तुम्हें पता है इसके अंदर मेरी कितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी। मुझे तो लगा था कि तुम सीधी सादी और भोली हो, लेकिन तुम तो गंवार निकली। तुमसे शादी करने से तो अच्छा मैं किसी गांव की लड़की से ही शादी कर लेता। कम से कम वो तुम्हारी जितनी तो गंवार नहीं होती। आप क्यों मुझे हमेशा इन सभी चीजों के लिए सुनाते रहते हैं? मुझे इन सभी चीजों की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो मैं ये सब क्यों करती? अरे बस करो, नुकसान तो हो गया है मेरा। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। इतना कहकर रंजीत वहां से चला जाता है
और बेचारी कोमल के पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ऐसे ही शादी को कई महीने बीत जाते हैं। प्रिया और अंजलि को कोमल की याद आ रही होती है, इसलिए वो कोमल से मिलने के लिए उसके ससुराल जाती हैं, जहां वो देखते हैं कि कोमल वॉशिंग मशीन में सब्जी डाल रही है। अरे कोमल, तुम वॉशिंग मशीन में सब्जी क्यों डाल रही हो? ये वॉशिंग मशीन है, ना कि कोई बर्तन धोने की मशीन। इसमें कपड़े धोए जाते हैं। अरे अंजलि, प्रिया, तुम दोनों यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? मैंने सोचा कि मशीन में जल्दी से सब्जी धुल जाएंगी और मैं जल्दी से सबके लिए खाना बना दूंगी। कोमल इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी नंद पूजा आ जाती है और वॉशिंग मशीन के अंदर सब्जियों को देखकर कोमल पर चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर आपने गंवारपंती वाली हरकतें शुरू कर दी। अब भला वॉशिंग मशीन में सब्जियां कौन डालता है? अगर आपको काम नहीं आता तो आप पूछ सकती हो, लेकिन गलतियां क्यों करती हो? आपकी वजह से ना जाने अब तक घर में कितना नुकसान हो चुका है। आप दोनों इन्हें अपनी बहन को समझाओ। आप दोनों तो इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी अपनी बहन को कुछ नहीं समझाती हो। कोमल भले ही गंवार है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारी बहन पर ऐसे चिल्लाओ। अगर कोमल का कोई काम उसे नहीं आता तो आप उस पर गुस्सा करने के अलावा उसे प्यार से भी तो समझा सकती हो, लेकिन आपने कभी पहले कोशिश नहीं की। आपने उसकी गलतियों पर हमेशा उसको डांटा, चिल्लाया, इसलिए उसने आपसे कभी नहीं पूछा। हाँ पूजा, प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम कोमल को प्यार से समझाएंगे तो वो समय के साथ समझ जाएगी। मुझे माफ कर देना भाभी, मैं आप पर हमेशा चिल्लाती रही। प्रिया और अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे आपको प्यार से समझाना चाहिए था। आज के बाद जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सारी चीज बता दूंगी। जिसके बाद कोमल की नंद पूजा उसे हर एक चीज के बारे में अच्छे से बताती है, जिसकी वजह से कोमल कुछ ही महीनों में सारी चीजों को समझने लगती है और कोमल की गंवार वाली सारी हरकतें छूट जाती हैं और वो अपने ससुराल में अपने पति और नंद के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।